हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो एस्टेट पीजीटी 2022 में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,2,3 टू द लाइन इज इक्वल टू। ये कोई भी पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ये हमने ले ली जो हमारे पास गिवन लाइन है वो, और ये गिवन पॉइंट है 1,2,3। इस पॉइंट को नेम दे दिया P और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ। तो हमें PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमें जो गिवन लाइन दे रखी है इसका जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब जनरल पॉइंट फाइंड आउट करने से Q पॉइंट आ जाएगा, बट आएगा वो किसी कांस्टेंट की टर्म में जो लैम्डा मानना है मानेंगे उसकी टर्म में। फिर हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट आ गए इसके Q के, यहाँ से जो पी क्यू है और ये जो गिवन लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू की पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो यहाँ से इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। और ये लाइन दे रखी है तो इसके डायरेक्शन रेशियो भी हमें पता है। अब जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो पे क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन यूज करेंगे और वहां से फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और वो लैम्डा की वैल्यू आने पे क्यू के कोऑर्डिनेट में पुट करेंगे तो यहाँ से क्यू पॉइंट आ जाएगा। पी और क्यू पॉइंट आ जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी पी पॉइंट की इस लाइन से। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस लाइन का जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो क्यू आएगा। तो इस गिवन इक्वेशन को हमने इक्वल टू लैम्डा पुट कर लिया। जब इसको और इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आएगा x-6 इक्वल टू अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 की, इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3 लैम्डा और -6 इधर लेके जाएंगे +6। तो x इक्वल टू आ गया 3 लैम्डा + 6। सिमिलरली जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आएगा y-7 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा + 7। सिमिलरली जब इनको लेंगे तो z-7 अपॉन -2 इक्वल टू लैम्डा। -2 को इधर लेके जाते हैं तो -2 लैम्डा और -7 को इधर लेके जाएंगे +7। तो z इक्वल टू आ गया -2 लैम्डा + 7। ये जो आए हैं वो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो Q पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ से 3 लैम्डा + 6, 2 लैम्डा + 7 और -2 लैम्डा + 7। अब ये Q पॉइंट आया जो, और P पॉइंट हमारे पास पहले से था, तो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसके इसमें डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और जेड कोऑर्डिनेट में से जेड कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे पी क्यू के। क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट में से पी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किया तो आ जाएगा 3 लैम्डा -1, और फिर क्यू के वाई कोऑर्डिनेट में से पी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस किया तो 2 लैम्डा + 7 -2 आएगा। और क्यू के जेड कोऑर्डिनेट में से पी का जेड कोऑर्डिनेट माइनस किया तो -2 लैम्डा + 7 -3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 लैम्डा + 5 बनेगा, और इसको सोल्व किया तो 2 लैम्डा + 5 आएगा, और यह आ जाएगा -2 लैम्डा + 4। ये तो थे हमारे पास पी की जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो। अब जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये 3, 2 और -2। तो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये आ गए। अब जब भी हमारे पास कोई दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है A1, B1 और C1 एंड A2, B2, C2, और ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर, तो उसके ऊपर कंडीशन होती है हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट की 3 इंटू 3 लैम्डा + 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा + 5 -2 इंटू -2 लैम्डा + 4 इक्वल टू 0। तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 लैम्डा + 15, 2 के अंदर मल्टीप्लाई की 4 लैम्डा + 10, -2 के अंदर मल्टीप्लाई की +4 लैम्डा -8 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे 9 + 4 13 लैम्डा + 4 17 लैम्डा, 15 + 10 25, 25 में से 8 गया 17, तो 17 लैम्डा + 17 इक्वल टू 0 आ गया। दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। ये पुट करेंगे हम क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे। अगर लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो ये बनेगा -3 + 6, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +3। यहाँ -1 पुट करते हैं तो -2 + 7, तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पुट करेंगे -1 तो -2 इंटू -1 +2 और +7 9। और P पॉइंट हमारे पास था 1, 2, 3। अब P और Q दोनों पॉइंट आ चुके हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकाल सकते हैं।
तो पी क्यू निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, x2, x3 और दूसरे के हैं y1, y2, y3, तो ये होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 एंड सॉरी एक के हैं x1, y1 और z1 और दूसरे के हैं x2, y2 और z3। तो उस केस में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और ओवरऑल का रूट। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे और z माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 क्या 2 और 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 क्या 3 और 3 का स्क्वायर क्या 9, 9 माइनस 3 क्या 6 और 6 का स्क्वायर आ गया 36, 36 और 4 को ऐड करते हैं 40 और 40 प्लस 9 49। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x minus y plus z equal to 6 and x plus y plus 2z equal to 3 is equal to। ये दो प्लेन दे रखे हैं हमें और इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसका फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो प्लेन दे रखे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, उस केस में इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल फाइंड आउट करेंगे वो होगा हमारे पास cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 b1 c1 कोफिशिएंट है x y z के इन फर्स्ट प्लेन एंड a2 b2 c2 है कोफिशिएंट ऑफ x y z इन सेकंड प्लेन। अब हमारे पास ये दोनों प्लेन दे रखे हैं, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2, इसमें x का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड प्लेन में है 1 तो 2 इंटू 1 प्लस इसमें y का कोफिशिएंट है -1 और इसमें है +1 तो -1 इंटू +1 और इसमें z का कोफिशिएंट है 1 और z का कोफिशिएंट है 2 तो 1 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1 प्लस y का कोफिशिएंट है 1 इसलिए 1 स्क्वायर प्लस z का कोफिशिएंट है 2 तो 2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और इनके मल्टीप्लाई की -1 और +2 तो 2 -1 +2 अपॉन में 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 और प्लस 1 तो आ जाएगा 4 + 1 + 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और +2 का स्क्वायर 4 ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 और 2 4 में से 1 गया 3 अपॉन 4 + 1 + 5 स्क्वायर रूट 6 और ये भी स्क्वायर रूट 6 तो 3 अपॉन में स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 6 तो स्क्वायर रूट 6 के स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया हमारे पास। तो cos की वैल्यू 1/2 किसके ऊपर होती है 60 डिग्री पर और 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं π/3 तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3 तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स मेड बाय ए लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन से एंगल हैं जो कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ नहीं बनाएगी कभी भी। कौन से एक ऑप्शन आएगा कौन से एंगल है वो कोई भी लाइन कभी नहीं बनाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो उनके ऊपर क्या कंडीशन होती है। अगर हमारे पास कोई लाइन दे रखी है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाती है अल्फा बीटा गामा, अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ और गामा एंगल बना रही है जेड एक्सिस के साथ, तो उस केस के अंदर कंडीशन होती है हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन चेक करेंगे चारों ऑप्शन में, जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एंगल आ जाएंगे जो कोई भी लाइन कभी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ नहीं बनाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू है 30, बीटा की वैल्यू है 60 और गामा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो इसमें पुट कर दिया कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो कोस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर और कोस 90 होता है 0 तो 0 स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 तो 3/4 इसका स्क्वायर क्या 1/4 और ये आ जाएगा 0 तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं। तो 3/4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1।
मीन्स ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन 1 तो हो जाएगा हमारे पास। ये एंगल तो पॉसिबल हो सकते हैं, बट ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। इसमें अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री और गामा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो चेक करते हैं इसमें। cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू होती है 0, वो पुट कर दी। तो cos 45 की 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 के इक्वल, और ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और हाफ को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एंगल भी पॉसिबल हो सकते हैं। अब आते हैं थर्ड। तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, बीटा की 45 डिग्री और गामा की 60 डिग्री पुट कर दो इसमें। तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका होल स्क्वायर होगा। cos 45 की 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर होगा। cos 60 की 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर होगा। अब √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4 1 हो जाएगा, 1.5 को ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 तो 1 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये वाले जो एंगल हैं वो कभी भी कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ नहीं बनाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ को चेक कर लेते हैं। फोर्थ को चेक करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा की 45 डिग्री और गामा की 60 डिग्री। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री पुट किया। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। cos 45 की होती है 1/√2 का 1/√2 उसका होल स्क्वायर, और cos 60 की होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और 1/2 का हो जाएगा 1/4। अब 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे हाफ आएगा, और हाफ को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो एंगल पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द प्लेन, एक प्लेन दे रखा है, ये टच इज द स्फीयर, इस स्फीयर को टच करता है कोई प्लेन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट बताना है, इनमें से कौन सा पॉइंट होगा। तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं। ये बोला एक प्लेन दे रखा और एक स्फीयर दे रखा है। ये प्लेन हमारे पास और एक स्फीयर है, दोनों टच करते हैं, दोनों इस टाइप से टच कर रहे हैं, तो एक पॉइंट कॉमन आएगा। वो कॉमन पॉइंट है, वो ही बताना है इनमें से कि कौन से पॉइंट के ऊपर ये टच कर रही है। तो ये पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब ये पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बाय ऑप्शन करेंगे। पहले ये पॉइंट पुट करके देखते हैं इसे प्लेन के अंदर, प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर स्फीयर की इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो इसमें पुट किया हमने x की जगह 1, y की जगह -2 और 3 की जगह z की जगह 3। तो इसमें पुट किया 2 × 1 -2 × -2 प्लस 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पुट कर दिया इसमें, तो ये आ गया 2 + 4 + 3 + 12। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 21, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट तो आएगा नहीं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉमन पॉइंट। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 2 और z की जगह -1। प्लेन की इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो पुट किया 2 × 1 -2 × 2 और प्लस z की जगह पुट किया -1 + 12। इसको सॉल्व किया तो 2 -2 2 यहाँ आएगा 4 और -1 + 12 यहाँ आएगा हमारे पास, सॉरी ये बनेगा 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 - 4 क्या -2 और -2 - 1 क्या -3 और 12 में से -3 क्या तो 9। तो ये आ जाएगा 9, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब थर्ड देखते हैं। x की जगह -1, y की जगह -4 और 3 की जगह z की जगह 3 पुट करो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करते हैं। तो ये आएगा 2 - 1 -2 × -4 प्लस z की जगह पुट किया 3 + 12। तो यह आ गया -2 + 8 + 3 + 12। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 - 2 6 और 6 और 3 9, 9 + 12 क्या 21। तो 21 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो तीनों ये ऑप्शन तो है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन ही होगा। ये भी पुट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अगर ये चेक किया, ये आ गया 2 × -1 -2 × 4 -2 + 12। जब इसको सोल्व करते हैं तो इक्वल टू 0 देता है। और ऐसे ही स्फीयर की इक्वेशन में भी जब इसको पुट करके देखते हैं, स्फीयर में x y z की जगह ये पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर -2 × -1 -4 × 4 और +2 × -2 -3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से 0 के इक्वल आ जाएगा।
इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन है वो स्फीयर और प्लेन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the diagonals of the quadrilateral formed by the lines ax plus by plus c equal to 0, a dash x plus b dash y plus c equal to 0, ax plus by plus c dash equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash equal to 0 are perpendicular, then which of the following is correct? ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स जिस भी लाइन से बनी हुई है उन लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, और फिर बोल रखा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होंगे ना वो परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में हमें ए डैश बी डैश और सी डैश पे कंडीशन आएगी, वो कंडीशन बतानी है कि इसमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। अब जो 4 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं वो 4 लाइन सेगमेंट हमने लिख ली इसकी साइड से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, ये लाइन है तो ये आगे की साइड ड्रॉ कर सकते हैं, हमने एज ए लाइन सेगमेंट इसको ले लिया, ये आ जाएगा, ये चारों लाइन है तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रही है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बन रहा है। हम जानते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, या फिर इनमें से कौन सी शेप बनेगी, काइट, तो कौन सा स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम इसके अंदर, जब हमारे पास कोई भी लाइन होती है ना इस फॉर्म की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप आता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो इसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी। इस लाइन का और इस लाइन का जब हम स्लोप निकालेंगे ना तो इक्वल आ रही है, इस लाइन का स्लोप आएगा माइनस ए बाई बी और इस लाइन का स्लोप भी आएगा माइनस ए बाई बी, और ए बी और सी डी दोनों लाइन के स्लोप हैं वो इक्वल है, इसका मतलब ए बी पैरेलल होगी सी डी की। सिमिलरली जब ए डी और बी सी का स्लोप निकालेंगे ना तो इसका स्लोप आएगा माइनस ए डैश अपॉन बी और इसका स्लोप आएगा माइनस ए डैश अपॉन बी, तो दोनों का स्लोप इक्वल है, इसलिए दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं वो क्या बनता है, हमारे पास पैरेललोग्राम बनता है। अब ये कंडीशन तो दी थी कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है हमारे पास, साइड्स को देख के पता चल गया। साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर है। अब पैरेललोग्राम में डायगोनल परपेंडिकुलर सिर्फ 2 केस में ही आते हैं, या तो रोम्बस में या फिर स्क्वायर में, तो ये जो फिगर बनेगा या तो रोम्बस बनेगा या फिर स्फीयर बनेगा। अब रोम्बस और स्फीयर के अंदर भी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कि डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर के अपोजिट साइड के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे ना, ये दोनों अपोजिट साइड है ए बी और सी डी, इनके बीच की डिस्टेंस निकाली और फिर ए डी और बी सी के बीच की डिस्टेंस निकाली, ये हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों के केस में ये जो होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो केस आ रहा है वो सिर्फ इन दोनों का ही आ रहा है, या तो रोम्बस बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो हमें साइड से पता चल गया और डायगोनल इसके परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो डायगोनल परपेंडिकुलर रोम्बस और स्क्वायर के केस में होते हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए डी एंड बी सी, तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और उसको इक्वल पुट कर देंगे। अब ए बी और सी डी तो दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई 2 लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, तो उसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस और उसका मोड, तो c1 माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंस मतलब c माइनस सी डैश और उसका मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी डैश माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोड आ गया। सिमिलरली ए डी और बी सी के बीच की निकालेंगे तो ये आ जाएगा सी डैश माइनस सी और उसका मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर, और हमारे पास इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल आएगी, तो ये इक्वल पुट कर दिया हमने इन दोनों को, इन दोनों को इक्वल पुट किया तो ये और ये दोनों तो सेम वैल्यू आएगी, सेम रियल नंबर, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास यहाँ से आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर। दोनों साइड यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये इधर आके इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लिया तो आ जाएगा ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए बी और ए डैश बी डैश में है तो ऑप्शन नंबर
2 करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।